अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको उस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के कार्बन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में। तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जब देखे थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने देखा था वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, बेसिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, कि कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, ओके इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, मतलब कि स्केलेटन ऑफ लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में अब कार्बन की एक सेंट्रल पोजीशन है, मतलब एक कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये देखें कि कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है, तो हम देखते हैं कि कार्बन ऑलवेज जो है कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, कार्बन फॉर्म्स कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। या आपको पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि कार्बन की बॉन्डिंग किस फॉर्म में होती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है ताकि उनका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम कार्बन की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है हमारे पास टेट्रा वैलेंसी। क्या है इसकी, टेट्रा वैलेंसी या टेट्रा वैलेंट भी आप इसको कह सकते हो, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। टेट्रा मीन्स 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। मतलब टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ मिलके 4 तरह के बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कार्बन है, ये इसके साथ यहां भी एक एटम अटैच होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। जब तक कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर लेगा इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात अब ये देखें कि कार्बन हर दूसरे एटम के साथ एक एंगल बना रहा है। ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। मतलब कार्बन हर एटम के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन, मतलब इसके 4 हेड्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब जब तक कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी टू कन्फिगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की सेटलमेंट में उसको स्टेबिलिटी देगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, हम देखते हैं कार्बन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना देता है, उनको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर्स देखें तो कार्बन हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकता है। नंबर 1 ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, नंबर 2 ये ब्रांच्ड चेन बना सकता है, इनको ड्रॉ भी करके देखते हैं किस तरह से स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन बनाएगा। नंबर 3 ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रेट चेन, नंबर 2 ब्रांच चेन एंड नंबर 3 रिंग स्ट्रक्चर। हम इन तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं 1 बाय 1। स्ट्रेट चेन को अगर हम देखें तो किस तरह से बनाएगा, मतलब कि कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होगी। अब यहां पे देखिए, हमने यहां पे क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, 4 वैलेंसी। ये तो इसकी वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की भी, इस कार्बन क्योंकि इसके साथ 3 एटम्स हाइड्रोजन के अटैच है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन के अटैच है। हम इनकी किस तरह से करेंगे, इनके दोनों साइडों पे हम एक हाइड्रोजन अटैच करते जाएंगे। ठीक है,
ये क्या बन गई, इसकी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन किस तरह से बनेगी, इसी को हम ब्रांच चेन बनाएंगे किस तरह से। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहां पे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना दे। ठीक है, ये मतलब एक कार्बन के साथ जब दूसरा कार्बन बॉन्ड बना के ब्रांच की फॉर्म में जो उसके साथ बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ब्रांच चेन का। अब हम लास्ट में इसका रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कार्बन किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हम कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर देखें, मतलब कार्बन इसमें क्या होगा, रिंग की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो। हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है 4-4। जब तक कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी वो अपनी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े कार्बन के, नंबर 1 स्ट्रेट चेन, नंबर 2 ब्रांच चेन, नंबर 3 रिंग स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, अब हम कार्बन की बॉन्डिंग देखते हैं कि कार्बन किन किन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके अपनी वैलेंसी पूरी करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्बन बॉन्ड बनाता है इट फॉर्म्स बॉन्ड विद, कौन कौन से एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। मोस्टली कार्बन इन एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाता है। अब हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। अगर कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन से, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या है, ये ह्यूमन बॉडी में इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ह्यूमन बॉडी को ये एनर्जी देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट बॉन्डिंग कौन सी है, नेक्स्ट बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे हम इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करेगा, उसको स्टेबल करेगा, उसको उसकी शेप को खराब होने से ये बचाता है। ओके, उसके बाद तीसरी तरह का बॉन्ड हम इसमें देखते हैं कौन सा है, कार्बन ने किसके साथ बॉन्डिंग बनानी है, नाइट्रोजन के साथ। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, आपने इसको याद रखना है, क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या कहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कहां पे होता है, इसका क्या रोल है, ये इमानो एसिड्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके सेंटर में, मतलब उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन ने बॉन्डिंग किसके साथ करनी है, सल्फर के साथ। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, कार्बन सल्फाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे, कार्बन सल्फाइड बॉन्ड। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन प्रोटीन, मतलब कि कार्बन सल्फाइड बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, बिटवीन प्रोटीन। और लास्ट पे हम देखते हैं कार्बन ने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, फॉस्फोरस के साथ। इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहेंगे हम इसको, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। और ये कहां प्रेजेंट होता है, इन न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब कि ये बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है, इन न्यूक्लिक एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहां तक इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली कि कार्बन किन किन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा और फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये आपको पेपर में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ओके, ओके, इसके बाद
हम इसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के बनते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स मेनली जो होते हैं, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड नंबर 2 इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें? मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ज्यादा होता है, उनको हम क्या कहेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लोअर होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है? अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद इनका क्या रोल है मैक्रोमोलिक्यूल्स के? क्या करते हैं? फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ओके। इसके बाद अगर हम इन दोनों की एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं ह्यूमन बॉडी में, दैट आर स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कौन कौन से हैं? स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जबकि अगर हम माइक्रोमोलिक्यूल्स को देखें तो वो कौन से हमारे पास? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स का भी डिफरेंस देख लिया। ये डिफरेंस भी आपको पेपर में आ सकता है, आप अगर इसको ऐसे अच्छी लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए या कोई चीज आपको मिसकंसेप्ट लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।